नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स चल रहा है पार्ट 1 और हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों जो हमने समरी के रूप में आपके सामने डिस्कस भी किया है और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका एक ओवरव्यू दोस्तों, आप जब भी वीडियोज़ को खोलें, कोई भी वीडियो आप देखें, ज़रूर इस ओवरव्यू में जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं उसको एक बार नज़र ज़रूर डालें। ये हमारे 13 टॉपिक्स हैं, जिसमें से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा भाषा उपसर्ग प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है और इस पर बने अभ्यास प्रश्न भी हो चुके हैं और संज्ञा हमारा शुरू हो चुका है। संज्ञा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो संज्ञा का हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी संज्ञा पार्ट 2 पर। तो आज हम चलते हैं संज्ञा का पार्ट 2 कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेदों को हम स्टार्ट कर चुके थे। संज्ञा को हम उदाहरण सहित दोस्तों हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट किए हैं। हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी डाउट रहा होगा या कोई भी क्वेरी रही होगी। अगर आपको है तो ज़रूर आप पूछिए उसे और उसको सल्यूशन में आप खुद भी कर सकते हैं और आप उसे ज़रूर सल्यूशन ले भी सकते हैं। ज़रूर आपका काम है वो, लेकिन आप एनालिसिस ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से समझाया गया है, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, आपको ज़रूर डाउट्स क्लियर होंगे। दोस्तों हमने जो 2 भेद पढ़े थे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संज्ञा को 2 मान्यताओं के आधार पर बांटा गया था, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक मान्यता थी आपकी आधुनिक और एक थी परंपरागत, जिसमें से हम परंपरागत मान्यता को ही कंसिडरेशन में ज़्यादातर लेते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि परंपरागत मान्यता के आधार पर हमारे 5 भेद थे, 5 भेद हैं एक्चुअली, और आधुनिक के आधार पर 3 भेद हैं। हम लोग यहाँ पर परंपरागत मान्यता के आधार पर पढ़ रहे हैं, जिसमें अब से हमने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि दोस्तों भाव जो है, आपके भावों का नाम जो होता है, भावों के नाम को भी हम संज्ञा ही कहते हैं और ये होता है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अगर हम इसे व्याकरणिक तौर पर समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, भाव, आकार, अवस्था व व्यापार आदि का बोध होता है, वह है आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपली जो आपको इस अगर आप देखें इस परिभाषा से ही काफ़ी क्लियर है। प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, गुण आपका क्रोध भी होता है, घृणा भी होता है, दोष भी होता है, ये मनुष्यता, धर्म है आपका, भाव बुढ़ापा है आपका, आप देख रहे हैं। फिर सच्चाई आपका, ये भी आपका भाव है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कि ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी भाव के नाम को हम सिंपली भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक बहुत बड़ी या विशिष्ट विशेषता इसकी जो होती है वो ये है कि इन भावों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। ऑब्वियसली क्या हम झूठ को छू सकते हैं, सच को छू सकते हैं, मनुष्यता को छू सकते हैं, बुढ़ापे को छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। इन सब को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इनका हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात तो बिल्कुल सत्य है, सत्यापित होती है ये बात। भावों को हम छू नहीं सकते, महसूस ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कहें कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो होती हैं स्वतंत्र। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र भी होती हैं, तो कुछ प्रत्ययों से जोड़कर बनाई जाती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। इसमें विशेषण, क्रिया आदि भी सम्मिलित होते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, ये तो हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन नहीं, आप ज़रूर इसके बारे में पढ़े होंगे और आप जानते भी होंगे। चलिए इस चीज़ को भी ज़रा देख लें कि कैसे कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, कैसे कुछ प्रत्ययों से जोड़कर बनी होती है, तो कुछ विशेषण और क्रिया भी कुछ में सम्मिलित रहती हैं। तो हम देखें तो दोस्तों प्रेम भी एक भाव है, उमंग भी एक भाव है, लेकिन इनके साथ कोई भी प्रत्यय, विशेषण या क्रिया नहीं जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। प्रेमी अगर हम बोलते हैं तो वो एक संज्ञा अलग बन जाता है, लेकिन उसे हम भाववाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे। प्रेम आपका भाववाचक संज्ञा है। हम फिलहाल यहाँ पर प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है आपका ये आपका स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें
प्रेम, उमंग अपने आप में स्वतंत्र है। फिर वहीं अगर हम बात करें अच्छाई, सच्चाई, मिठास, जीतना, पढ़ना, समझना, मनुष्यता, ये क्या है? ये आपका प्रत्यय, विशेषण या क्रिया आदि के प्रयोग या जोड़ने से बने हुए हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? तो अगर आप देखें अच्छाई, यहाँ पर जो आपका अच्छाई दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो अच्छाई में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है या नहीं? सच्चाई में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है या नहीं? आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है, और इसीलिए ये क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अगर हम मिठास देखें, तो मिठास आपका विशेषण है एक। जीतना आपकी क्रिया है, पढ़ना आपकी क्रिया है, समझना आपकी क्रिया है। मनुष्यता, मनुष्यता आपका एक भाव है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि पढ़ना में ना प्रत्यय है, समझना में ना प्रत्यय है, मनुष्यता में भी ना प्रत्यय है, जीतना में भी ना प्रत्यय है, लेकिन ये एक तरह से क्रिया भी है। हाँ, मनुष्यता को आप प्रत्यय ही बोलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र भी होती है, तो वहीं कुछ प्रत्ययों, विशेषण और क्रिया से भी जुड़कर बनी होती है। हमारा चौथा जो भेद है संज्ञा का, वह है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि आप देख रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा बहुत इजी समझने के लिए। समूहवाचक संज्ञा जो है वो जिन शब्दों से समूह या समुदाय आदि का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा है। आप ग्रुपिंग में देखते हैं, कई बार ग्रुपिंग होती है चीज़ों की। अब कैसे? जैसे परिवार एक समूह है, सभा एक समूह होता है, वर्ग, कक्षा एक आपका समूह है, वर्ग, कक्षा एक समूह है, संघ आपके समूह है, सेना समूह है, गिरोह समूह है। इन सभी का समूह है ये मनुष्य, या आप देखिए मनुष्यों का समूह आप कह सकते हैं, इंसानों का समूह कह सकते हैं, लोगों का समूह कह सकते हैं। तो इसी को हमने क्या कहा? ये आपका समूह होता है। किसी समुदायों का बोध कराए या समूह का बोध कराए तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक चीज़ नहीं है। जहाँ आपका समूह आ जाता है, ग्रुपिंग आ जाती है, जहाँ आपका समुदाय आ जाता है, वहाँ आपका समूहवाचक संज्ञा है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। फिर हमारा आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब यहाँ हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में समझें तो दोस्तों कई बार लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ है नहीं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, ठोस, तरल, पदार्थ, अधातु आदि का बोध होता है, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। हाँ, इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि नाप तौल वाली वस्तु जो है वो भी इससे ज्ञात होती है। कैसे? ज़रा इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू ले लें। धातु में दोस्तों आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोना, चांदी, बहुत सारा, लोहा, देखिए ये सब आपका है, ये आपका धातु में आ रहा है, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगर आपका ये आता है लोहा, सोना, तो आप इसे ना किसी व्यक्तिवाचक में डाल सकते हैं, ना आपको जातिवाचक में डालना है। जहाँ आपका द्रव्यवाचक एग्जाम्पल में आता है, आपको सीधे द्रव्यवाचक संज्ञा लगाना है इसके लिए। लोहा, सोना, ये सब आपका द्रव्यवाचक में आता है। फिर ठोस, तरल पदार्थ की बात करें, तेल, घी, ये सब आपका क्या है? घी, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, चीनी, आटा, ये अधातु भी हैं, पदार्थ भी हैं। तो और इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल, पानी आपका, ये सब जो है, तेल, ये आपका तरल पदार्थों में भी आ जाता है। तो ये आपका क्या हुआ? एक तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया या नहीं? आप बताइए, हो गया। फिर वही जो हमने आप एक और बात की, उस पर भी अगर आप गौर करें, आप बाद में ज़रूर पूछेंगे फिर उसके बारे में कि इससे नाप तौल वाली वस्तुओं का भी क्या होता है, ये कैसे होता है, ये आप बताइए ज़रा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल अभी ले लीजिए। जैसे हम बोलते हैं 2 किलो चीनी दीजिए, 2 किलो चीनी पैक कीजिए, या हमें बारातियों के खाने के लिए 7 क्विंटल चावल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? ये नाप तौल वाली वस्तु हो गई। इसे भी आप एग्जाम्पल में ज़रूर डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और जहाँ इस तरह से नाप तौल वाली वस्तु हो गई, तो ये क्या हो गया? ये आपका सिंपली हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू कन्फ्यूज अबाउट, यही आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, छोटी सी है, जानने वाली बात है, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं इसको दिमाग ख़राब नहीं करना है इसको लेकर, इसको बस आपको समझना है। संज्ञा के रूपांतरण के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी है। संज्ञा का रूप भी परिवर्तित होता है, और वह होता है लिंग, वचन और कारक के आधार पर इसके संबंध में। अब ये लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण कैसे संज्ञा का रूप बदलता है, तो पहले हम लेते हैं लिंग। तो दोस्तों लिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लिंग हम यही होता है
कि वो पुल्लिंग और 2 एक स्त्रीलिंग, इन 2 में हमारा मुख्य रूप से इन 2 वर्गों में बटा हुआ है लिंग। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, नर खाता है और फिर नारी खाती है, आपको क्या अंतर पता चल रहा है? या लड़का हंसता है लड़की हंसती, क्या अंतर पता चलता है? अंतर ये पता चलता है कि नर और लड़का जो है वो पुल्लिंग है, नारी और लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है। तो ये क्या हुआ? ये आपका लिंग परिवर्तित हुआ या नहीं? और हमारी लिंग की परिभाषा भी दोस्तों यही है कि संज्ञा का वह रूप होता है ये जहाँ पर पुरुष जाति या स्त्री जाति के आधार पर उसका लिंग परिवर्तित होता है, उसी को हम लिंग कहते हैं, या उस संज्ञा का पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है। तो नर जब हम बोल रहे हैं नर खाता है, तो यहाँ लिंग के आधार पर आपकी संज्ञा चेंज होगी। नारी खाती है तो स्त्रीलिंग हो गया या नहीं? नर खाता है तो पुल्लिंग हो गया या नहीं? तो इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पर लिंग के आधार पर आपका संज्ञा चेंज होता है। तो ये है आपका लिंग के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन होना। फिर वचन के अनुसार अगर देखें तो लड़का खाता है फिर लड़के खाते हैं, लड़की खाती है लड़कियां खाती हैं। तो क्या हुआ, लड़का और लड़की एक वचन हो गया या नहीं? वहीं लड़के और लड़कियां देख रहे हैं तो बहुवचन हो गया। तो ये वचन के आधार पर भी आपकी संज्ञा जो है चेंज हुई, उसका रूप चेंज हुआ। जब हम लड़का की बात किए तो एक वचन हो गया, लड़की की बात किए, लड़कियों की बात किए, या लड़कों की बात किए, या लड़के की बात किए, तो आपका हो गया बहुवचन। आपने देख लिया। फिर हमारा लास्ट आता है कारक चिन्हों के अनुसार। तो जहाँ हमने आप में कारक चिन्हों में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कारक हालांकि हमें अभी आगे पढ़ना है, फिर भी हम आपको बता दें थोड़ा सा, एक छोटा सा ग्लिम्प्स है ये। कारक चिन्ह में दोस्तों बहुत सारे हैं इसमें चिन्ह, हम आपको अभी सिर्फ ने का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ने कहाँ उपयोग में आ रहा है। जब हमने कहा लड़का काम करता है, कारक चिन्ह है ने, हमने ने को प्रयोग में लाया, लड़के ने काम किया, तो क्या हो गया, ये कारक चिन्ह के कारण इसका संज्ञा का रूप परिवर्तित हुआ या नहीं? यहाँ प्रयुक्त जो आपका न अक्षर है वो कारक चिन्ह है और यह संज्ञा के रूपांतरण का आधार है। जैसा हमने अभी वचन में देखा, जब हमने लड़का काम करता है बोला तो वो एक वचन ही था, लेकिन जब हमने कारक चिन्ह ने लगा दिया तो क्या हुआ, वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया, लड़के ने काम किया, और संज्ञा का रूप भी चेंज हो गया। हालांकि हम इसे वचन नहीं कह रहे, यहाँ पे कारक के आधार पे कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका कारक चिन्ह के आधार पर भी संज्ञा के रूप का परिवर्तन हो गया। दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, कई बार ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आती भी है, कई बार नहीं भी आती है। आपको सिर्फ इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, समझना है। बाकी किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है आप ज़रूर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, रिप्ले कीजिए, पूछिए, कोई भी डाउट हो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा संज्ञा। हमने पिछली वीडियो में अभ्यास प्रश्न बनाए थे, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा सर्वनाम होगा। तो चलिए, होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो